हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु पाठ के प्रश्नावली लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्या कह रहा है, दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। तो धातु हम लोग कई सारे हैं, कोई भी लिख सकते हैं। आप लिख दो लोहा, लोहा लिख दो। सोना भी आपका धातु, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अधातु पूछ रहा है, तो अधातु दो अधातु बताना है, कोई भी लिख दो। ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो। और क्या हो सकता है, कार्बन लिख दो। समझ गए ना, कोई भी दो अधातु बता देते। क्वेश्चन नंबर 2 में समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम बताइए। तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड NaCl। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर साधारण ताप पर किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सब गैस और ठोस के रूप में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। देखिए धातु में तो आपका सोडियम हो जाएगा, लेकिन अधातु में कौन सा होगा जी। तो 4 नंबर में आप लिख सकते हैं फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जिसे आप वायु के संपर्क में ले जाओगे तो वो जल उठती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहा है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। 6 नंबर, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं। नहीं, सभी अयस्क खनिज हो जाते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। नहीं आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कह रहा है, उल्फाम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। उल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। तो टीन के अयस्क में, टीन के अयस्क। इसका आंसर हो जाएगा टीन का अयस्क। टीन का अयस्क एक मैं नाम आपको बता देता हूँ। टीन का एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टीन स्टोन। ठीक है, जिसका सूत्र होता है SnO2। ठीक है, इसी में विद्यमान रहता है उल्फ्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। हाँ बिल्कुल है, ऑक्सीजन के साथ ही ना, वायु को ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करके एक्चुअल में वो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है। तो ये पूछ रहा है क्या ऑक्सीकरण है। हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिश्र धातु क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो या अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है, ऐसे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। समझ गए मिश्र धातु क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कह रहा है, अम्लगम से आप क्या समझते हैं। अम्लगम क्या है। देखिए जब किसी मिश्र धातु में एक पारा धातु हो, ठीक है, एक धातु क्या हो, पारा हो, तो उसे हम लोग अम्लगम कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 नंबर का आंसर इस तरह से कि जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अम्लगम कहते हैं। अम्लगम कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 11 नंबर में। 11 नंबर कह रहा है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वह अपने अष्टक को पूरा करके अस्थायी बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने अष्टक को प्राप्त करके। हम लोग लिखेंगे कि अष्टक प्राप्त करके, यानी अपने अष्टक को पूरा करके, प्राप्त करके तत्व अस्थायी बन जाते हैं। अस्थायी बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं। क्यों,
क्योंकि देखिए सोडियम आयन जो होता है ना वो अस्थाई बन जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो अस्थाई बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं ना 12 नंबर का, क्या लिख सकते हैं 12 नंबर में आंसर लिख सकते हैं कि सोडियम आयन अस्थाई होता है, सोडियम आयन अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। इसी कारण जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। अच्छा अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आयनिक यौगिकों के जो उसमें आयन होते हैं ना उनके बीच, यानी परमाणुओं के जो आयन में कन्वर्ट होते हैं उनके बीच एक बहुत ही मजबूत बंधन है ना, एक वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण से उनके क्या होते हैं द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं 13 नंबर का आंसर कि इनके आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल रहता है ना, आकर्षण बल रहता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्या करा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं की जा सकती। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना वह अस्थाई विन्यास को प्राप्त कर लेता है, और अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेगा तो ये इसके बंधन जो होंगे काफी ही मजबूत हो जाते हैं, जिससे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम लोग क्यों नहीं की जा सकती, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं इसका 13 नंबर का 14 नंबर का आंसर में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड अस्थाई विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इससे या इसके बंधन काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वह एक सहसंयोजक यौगिक होता है, इसलिए उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे भी कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो कैसा बंधन कार्य करता है, वैद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। आयनिक बंधनों के बीच आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए मैंने बताया था कि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी इनके बीच 3 ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं ना जी। तो मैं 16 नंबर में क्या आंसर लिख दूंगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही ना भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं कि रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका वैद्युत संयोजक बंधन,
वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, ये 18 नंबर का आंसर था। 19 नंबर में क्या कर रहा है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर किस प्रकार का बंधन बनता है? सहसंयोजक। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंधन होता है। जब साझा होगा इलेक्ट्रॉनों का तो क्या हो जाएगा? बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो ऑक्सीजन का ही अणु है, इसके बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड लगता है। और कैसे लगता है मैंने चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। 22 नंबर, त्रिबंध वाले किसी एक अणु का उदाहरण देना है। तो नाइट्रोजन अणु हो जाएगा। यहाँ पे इसके बीच क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है, सॉरी नाइट्रोजन है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। कैसे लगता है? मैंने आपको बता रखा है कि ये इसके 72 कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पे भी 5, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करेंगे और अपना स्टक पूरा करेंगे, इसलिए इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह ऑक्सीजन का भी मैंने बता रखा था आपको चैप्टर में। 23 नंबर देखिए, यह निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताइए। अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3, तो आप जानते हो NH3 में, हम लोग जानते हैं। मैं यहाँ फिगर में भी आपको दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। इसके बातम कक्षा पे एक एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बातम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, तो ये अपना स्टक पूरा कर लिया। इसके लिए अलग संकेत दे देते हैं नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे। तो ये अपना स्टक पूरा कर लिए और ये भी अपना स्टक 8 पूरा कर लिया। देख लीजिए नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो इनके बीच कैसा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड लगेगा ना जी, सिंगल बॉन्ड लगेगा। चलिए तो कैसा बंधन की प्रकृति क्या है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कैसा बंधन लग रहा है? तो एकल सहसंयोजक बंधन। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? एकल सहसंयोजक बंधन। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? 23 नंबर का 1 नंबर, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने बता रखा है CO2 है ना, याद है मैंने बताया था चैप्टर में, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो द्विबंधन लगता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन लगता है। बंधन की प्रकृति हमें बतानी है। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड यानी कि Na2O। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में इसके ऊपर क्या होगा? 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बना है। तो ये कैसा है? आयनिक यौगिक है, आयनिक बंधन लगा हुआ है, तभी ना ये आयनिक यौगिक दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं आयनिक बंधन है, इनके बीच आयनिक बंधन लगा होगा, आयनिक बंधन बना होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? देखिए 24 नंबर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है और नियोन का, ठीक है, 2-8 होता है। तो इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तभी ना इसके बराबर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन के सदृश होने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या कर रहा है, एक तत्व A के संयोजी सेलों में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे तत्व B के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। A और B के संयोग से बनने वाले यौगिक विद्युत का कुचालक है, यानी कि वह एक सहसंयोजक यौगिक होगा, तभी ना विद्युत का कुचालक हो रहा है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताइए और इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। चलिए देखते हैं 25 नंबर पे।
अच्छा, 72 शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कार्बन हो जाएगा, और 72 कक्षा पे 72 शेल पे कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लोरीन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 क्लोरीन ले लेते हैं और 1 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं। तो इसके 72 कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसके दर्शाता हूँ, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और कार्बन के पास क्या है, 72 कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सिनर्जी शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है, इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है, और यहाँ पे इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है। और कार्बन का भी देखो 2 2 4 2 6 और यहाँ ये 2 8, इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ सी, यहाँ Cl आ जाएगा, ऊपर भी Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो देख लीजिए ना, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई इसकी, ठीक है। और ये कौन सा है, ये कौन सा यौगिक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड है, ठीक है। और यह आपका सहसंयोजक यौगिक है। तो कैसा सहसंयोजक है, एकल सहसंयोजक यौगिक है ना जी, क्योंकि इनके बीच एकल सहसंयोजन बंधन बन रहा है। तो पूछ रहा था बंधन की प्रकृति, तो बंधन की प्रकृति क्या हो जाएगी, बंधन की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल के लाइनों के जोड़ने के लिए किया जाता है, यौगिक ए की पहचान करें। अच्छा, रेल की जो लाइन पटरियां जो होती है उसको जोड़ने के लिए एल्युमिनियम और दूसरा यौगिक कौन है, ए है, वह दूसरा यौगिक ए कॉपर होगा, कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या कर रहा है, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट एस्को को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि देखो धातु के ऑक्साइड में अगर हम लोग सल्फाइड और कार्बोनेट एस को करेंगे तो आसानी से हो जाते हैं बाकी अन्य धातुओं के ऑक्साइड की तुलना में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ 27 नंबर का आंसर, कि धातुओं को अनेक ऑक्साइड से निष्कर्षित करने में सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में काफी आसानी होती है, ठीक है। 28 नंबर क्या कह रहा है कि उस मिश्र धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है, जिसे हम लोग सोल्डर कहते हैं ना, सोल्डर। एक्चुअल में सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो उसमें टीन होता है तथा कौन होता है जी, टीन होता है और लेड होता है, टीन और लेड का बना हुआ वो मिश्र धातु होता है, दोनों 50-50% मिलाकर सोल्डर तैयार किया। तो यही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।